भारत का एक राज्य है असम, जिसकी करीब 120 साल पहले तक अपनी एक अलग संस्कृति थी। लेकिन सिर्फ 120 साल के अंदर असम का पूरा सामाजिक ताना बाना, उसकी संस्कृति और वहां की भाषा पूरी तरह से खतरे में आ गई है। आपको लग रहा होगा कि 120 साल का समय तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास में 120 साल का समय एक छोटा सा काल यानी टाइम पीरियड समझा जाता है। 120 साल में भारत के किसी भी राज्य की संस्कृति पर इस तरह का आक्रमण नहीं हुआ जिस तरह का आक्रमण असम ने झेला है, और इसकी वजह है असम का इस्लामीकरण। जी हां, जिस तेजी से असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वैसा भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी धर्म की आबादी अगर सामान्य तरीके से बढ़ती है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन असम में जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसे किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं कहा जा सकता है। हकीकत में असम में मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी, और इसका लक्ष्य था असम को या तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से मिला देना या फिर उसे एक अलग मुस्लिम देश बना देना। आज खरी बात में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ असम के खिलाफ रची गई इस साजिश को बेनकाब करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको असम की मुस्लिम आबादी से जुड़े इन 6 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है, आपको यह पता होना चाहिए कि कश्मीर के बाद असम वो राज्य है जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34.2% मुसलमान हैं, और एक अनुमान के मुताबिक 2021 में यानी इस वक्त असम में मुसलमानों की तादाद है करीब 40%। तीसरा पॉइंट, 1901 में असम में मुसलमानों की आबादी थी 9%। 50 साल बाद 1951 में यह हो गई 25%, और आज यानी 2021 में मुसलमानों की जनसंख्या है करीब 40%। चौथा पॉइंट, पिछले 120 सालों में असम में मुसलमानों की संख्या 45 गुना बढ़ चुकी है, जबकि इसी दौरान हिंदुओं की आबादी बढ़ी है सिर्फ 9 गुना। पांचवा पॉइंट, असम के 29 जिलों में से 13 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। छठा पॉइंट, एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 साल में यानी 2040 तक असम एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा। इन 6 पॉइंट को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि असम में मुस्लिम जनसंख्या का यह धमाका कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये गंभीर चेतावनी की ओर इशारा कर रही है। दरअसल आजादी के पहले ही असम एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गया था। सीए आंदोलन के दौरान आपने अक्सर सुना होगा एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता शरजील इमाम को, जिसने पूरे असम को भारत से अलग कर देने की बात कही थी। दरअसल शरजील इमाम ने 2020 में जो प्लान बनाया था उसे जिन्ना की मुस्लिम लीग 100 साल पहले ही बना चुकी थी। मुस्लिम लीग की नजर हमेशा से असम पर थी। उसका सपना था असम को मुस्लिम स्टेट बनाना। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अपनी स्थापना के साथ ही मुस्लिम लीग बंगाल के मुसलमानों को यह फरमान देती है कि वो असम में जाकर बस जाएं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल सीए आंदोलन के दौरान शरजील इमाम ने मुसलमानों को असम की तरफ कूच करने के लिए कहा था। खैर 1930 का दशक आते आते असम में मुस्लिम आबादी तेजी से फैल जाती है। फिर आता है 1938। इसी साल 21 सितंबर को असम में कांग्रेस की सरकार बनती है और उसके मुख्यमंत्री बनते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई। महान देशभक्त और आजादी के सिपाही गोपीनाथ बोरदोलोई असम में गैरकानूनी मुस्लिम अतिक्रमण को हटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक साल बाद ही एक नया मोड़ आ जाता है। 1939 में ब्रिटिश हुकूमत भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का फैसला करती है, जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस की सभी प्रांतीय यानी राज्य सरकारें इस्तीफा देने का ऐलान कर देती हैं। लेकिन उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस आला कमान को यह सलाह देते हैं कि बाकी सरकारें तो ठीक हैं, लेकिन असम की बोरदोलोई सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देती है तो मुस्लिम लीग फिर से सत्ता में आ जाएगी और एक बार फिर असम को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिशें होने लगेंगी। इसी वजह से खुद
गोपीनाथ बोरदोलोई भी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान नेताजी बोस और बोरदोलोई की बात नहीं मानता है और असम में कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे देती है। गोपीनाथ बोरदोलोई के इस विरोध के बारे में लिखा है नॉर्थ ईस्ट मामलों के मशहूर जानकार संजय हजारिका ने अपनी किताब स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट में। वो इस किताब में लिखते हैं कि गोपीनाथ बोरदोलोई को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि भविष्य में जिन्ना मुस्लिम आबादी की तादाद और पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश के साथ इसके करीबी रिश्ते का हवाला देकर असम को पाकिस्तान में मिलाने की मांग कर सकते हैं और ये प्रवासी मुस्लिम इसकी जमीन तैयार कर रहे हैं। इन प्रवासियों यानी इन प्रवासी मुस्लिमों से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ असमी हिंदुओं को। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि इससे उनकी राजनीतिक शक्ति घट जाएगी और उनके ऊपर प्रवासी मुस्लिमों का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गोपीनाथ बोरदोलोई को जो डर था वही हुआ। मैदान खाली होते ही असम में मुस्लिम लीग ने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बने मुस्लिम लीग के बड़े नेता सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब मैं आपको मोहम्मद सादुल्ला के बारे में जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम मानसिकता को समझने के लिए मोहम्मद सादुल्ला के चरित्र और उनके डीएनए को समझना बहुत जरूरी है। सादुल्ला ने मुख्यमंत्री बनते ही तत्काल ये घोषणा कर दी कि असम में जो जमीन खाली पड़ी है उस पर खेती के लिए बंगाल से जो भी मुस्लिम आकर यहां बसना चाहता है उसे मुफ्त में जमीन दी जाएगी। बस फिर क्या था, बंगाली मुसलमान तेजी से असम में आकर बसने लगे। सादुल्ला की इस चालाकी के बारे में लिखा है भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने अपनी डायरी में, जो प्रकाशित हुई थी द वायसराय जर्नल के नाम से। इसमें वो लिखते हैं कि मोहम्मद सादुल्ला दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो असम में अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मुसलमानों को बसा रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो असम को एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते थे। दरअसल मोहम्मद सादुल्ला का प्लान बहुत ही सिंपल था। वो असम को मुस्लिम बहुल बनाकर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिलाना चाहते थे और इसके लिए मोहम्मद सादुल्ला ने अपने आका जिन्ना के लिए तन मन धन से प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का ये असमी चेला पाकिस्तान बनवाने के बाद पाकिस्तान चला गया होगा तो आप गलत हैं। वो मरते दम तक हिंदुस्तान और असम में ही रहा। सोचिए, मोहम्मद सादुल्ला ने पहले तो असम में मुसलमान बसाए, फिर पाकिस्तान बनवाया और जब भारत आजाद हो गया तो ये मियां सादुल्ला पाकिस्तान न जाकर भारत की संविधान सभा में आकर बैठ गया। इतना ही नहीं, आजादी के महज 14 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को नेहरू सरकार ने इस मोहम्मद सादुल्ला को भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य भी बना दिया। जी हां, वही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे और जिस कमेटी को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें जिन्ना का यह चेला भी शामिल था। ये देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें मोहम्मद सादुल्ला डॉक्टर अंबेडकर के पास बैठा नजर आ रहा है। दर्द इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बना, तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान बनाने वाले कभी पाकिस्तान गए ही नहीं और यही इस देश का दुर्भाग्य है। खैर, मोहम्मद सादुल्ला ने असम के खिलाफ जो साजिश रची थी उसे लेकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने जो कहा था, अगर आपको उस पर यकीन नहीं होता है तो फिर आपको भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी ये किताब पढ़ना चाहिए जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इस किताब का नाम है खंडित भारत। असम को कैसे मुस्लिम बहुल बनाने की साजिश हुई, इसके बारे में इस किताब के पेज नंबर 316 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि जमीन के भूखे प्रवासियों में ज्यादातर पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश और खासकर मेमनसिंह जिले के मुसलमान हैं। इस विशाल झुंड का हमला 1911 के पहले ही आरंभ हो गया था। ये प्रवासी अपने पीछे आने वाली एक बड़ी सेना के अग्रसैनिक या स्काउट थे। असम को मुसलमानों का उपनिवेश बनाने की नीति असम के मुस्लिम लीगी मुख्यमंत्री सादुल्ला और बंगाल के मुख्यमंत्री नजीमुद्दीन के संरक्षण में बराबर जारी रही। इस तरह असम के हिंदुओं पर दो तरफा हमला जारी है,
लक्ष्य यही है कि असम में हिंदू आगे चलकर अल्पसंख्यक हो जाएं। सोचिए, जो बात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 70 साल पहले लिख दी थी, वो बात आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है। 1940 से 1945 में जिस तरह से असम में मुसलमान बसाए जा रहे थे, उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी भी परेशान हो गए थे। जी हां, गांधी ने भी असम में मुसलमानों को बसाए जाने का विरोध किया था। जी हां, इतनी बड़ी बात लिखी है नॉर्थ ईस्ट मामलों के मशहूर जानकार संजय हजारिका ने अपनी किताब स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट में। हजारिका अपनी किताब में महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर के डायरी के हवाले से लिखते हैं कि असम में मुस्लिमों की बसाहट को लेकर महात्मा गांधी एकदम साफ थे। उन्होंने कहा था कि अगर असम के लोगों को लगता है कि बसावट और प्रवास को लेकर मुस्लिम लीग की सरकार की वर्तमान नीति दमनकारी और राष्ट्र विरोधी है, तो उन्हें इसके लिए अहिंसक तरीके से और अगर जरूरत पड़े तो हिंसक तरीके से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचिए, आज जो भी व्यक्ति असम में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर सवाल उठाता है, उसे सांप्रदायिक यानी कम्युनल कहकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन इन मुस्लिम परस्त लिबरल लोगों को महात्मा गांधी की ये बात सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने असम की बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई थी। यहां तक कि अहिंसा के इस पुजारी ने यह तक कह दिया था कि असम के लोगों को मुस्लिम लीग की सादुल्ला सरकार का विरोध करना चाहिए, यहां तक कि अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो वो ले सकते हैं। खैर, असम के मुस्लिमीकरण करने में मुख्यमंत्री सादुल्ला अकेले नहीं थे। उनके साथ उस वक्त मुस्लिम लीग के युवा नेता मोइनुल हक चौधरी भी शामिल थे। मोइनुल हक चौधरी असम में पैदा हुए थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। वो न केवल मुस्लिम लीग के यूथ फ्रंट के महासचिव थे, बल्कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। इन्होंने अपने आका जिन्ना से ये वादा किया था कि वो पूरे असम को तश्तरी में रखकर उन्हें सौंप देंगे। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का ये चेला पाकिस्तान बनने के बाद अपने आका जिन्ना के पास चला गया होगा, तो आप गलत हैं। आजादी के बाद मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने असम कांग्रेस के एक बड़े नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का दामन थाम लिया। मोइनुल हक चौधरी 5 बार असम में विधायक बने और 1967 में जाकर वो असम सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोइनुल हक चौधरी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें देश का औद्योगिक विकास मंत्री बना दिया। कितने अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति जिन्ना का पर्सनल सेक्रेटरी था, जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए जंग छेड़ी थी, वो एक दिन इस देश का मंत्री तक बन गया। मोइनुल हक चौधरी की असम को लेकर क्या सोच रही होगी, इसका जिक्र मिलता है असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की एक हाई प्रोफाइल रिपोर्ट में, जो उन्होंने 8 नवंबर 1998 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में विस्तार से असम में होने वाली अवैध घुसपैठ पर प्रकाश डाला गया था। इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा ने मोइनुल हक चौधरी के बारे में लिखा था कि जब देश के बंटवारे की मांग हो रही थी, तो यह माना जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल के साथ साथ असम को भी मिला लिया जाएगा। जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी मोइनुल हक चौधरी ने जिन्ना से कहा था कि हम असम को चांदी की थाली में रखकर आपको सौंप देंगे। बाद में जिन्ना ने भी ये कहा था कि असम मेरी जेब में है। भारत जब आजाद हो रहा था, तो जिन्ना और असम में मौजूद उनके चेलों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तब तक गोपीनाथ बोरदोलोई असम के मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्होंने पूरे कांग्रेस आलाकमान से लड़कर कैबिनेट मिशन की उस योजना को मानने से इनकार कर दिया, जिसके तहत असम को मुस्लिम बहुल बंगाल के साथ रखा गया था। खैर, आजादी के बाद सिलहट जिले को छोड़कर पूरा असम भारत को मिल गया, लेकिन तब भी असम के खिलाफ षड्यंत्र खत्म नहीं हुए। सोचिए, बंटवारे के बाद मोहम्मद सादुल्ला और मोइनुल हक चौधरी जैसे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन असम में इसका उल्टा हो रहा था। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मुसलमान लगातार असम आ रहे थे, क्योंकि उन्हें असम को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। और इसका सबूत मिलता है
असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के लिखे एक पत्र से, जो उन्होंने आजादी के सिर्फ 9 महीने बाद देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखा था। और यह पत्र छपा है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 172 के मुताबिक 5 मई 1948 को मुख्यमंत्री बोरदोलोई ने लिखा था कि आदरणीय सरदार पटेल जी, असम में शरणार्थी हिंदुओं का आना तो समझ में आता है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थियों के आने से वास्तव में कठिनाई हो रही है। इसे हमें कश्मीर और हैदराबाद के घटनाक्रम से जोड़कर देखना होगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विभाजन के पहले पाकिस्तान की असम में रुचि थी। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यदि असम को भारत का अंग बनाए रखना है तो इन लोगों यानी मुस्लिमों की घुसपैठ रोकने के लिए हमें बल प्रयोग की अनुमति दी जाए। 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे। इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाड़ी जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी नाम की इस किताब के पेज नंबर 181 के मुताबिक नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा था कि प्रिय वल्लभ भाई, आपने पूर्वी पाकिस्तान से असम आने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में मुझे पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन यानी इन मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर ये रोजगार ढूंढने वाले लोगों की भी आवाजाही है। मुझे सूचित किया गया है कि औसतन 200 मुसलमान रोज सिंध से लगी सीमा से भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। नेहरू ये भी कहना चाहते थे कि इस घुसपैठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजस्थान और गुजरात से लगी सिंध की सीमा से रोज 200 मुसलमान पाकिस्तान भी तो जा रहे हैं। सोचिए, ये थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री की महान सोच, और यही सोच बाद की कांग्रेसी सरकारों के अंदर भी जिंदा रही। वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया, और यह सब हुआ असम कांग्रेस के नेता फखरुद्दीन अली अहमद की देखरेख में, जो बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने। ये वही हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा। नेहरू गांधी परिवार के चमचों को मेरी बात पर आसानी से यकीन आ जाए, इसलिए मैं अब सहारा लेना चाहूंगा नेहरू गांधी परिवार के एक अहम और बेहद सम्मानित सदस्य का, जिसका नाम है बीके नेहरू। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बीके नेहरू 1968 से 1973 तक असम के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में यह आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर केंद्र सरकार से खारिज करवा दिया। वीके नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ ये कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और डीके बरुआ ने दिल्ली में जाकर ये शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिल्ली ने यानी दिल्ली की सरकार ने इस शोर का समर्थन किया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। सोचिए, जिस समय फखरुद्दीन अली अहमद और मोइनुल हक चौधरी जैसे लोग असम में मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने का विरोध कर रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक उसी समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी भारत पर यह आरोप लगा रहे थे कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में धकेलने की कोशिश हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश
पाकिस्तान का ही हिस्सा था। सोचिए उस समय असम के मुस्लिम नेताओं और पाकिस्तान के नेताओं के बयानों में कितनी समानता थी, और इसका सबूत मिलता है खुद जुल्फिकार अली भुट्टो की लिखी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो उन्होंने 1969 में लिखी थी। इस किताब के पेज नंबर 138 और 146 पर भुट्टो ने लिखा है कि भारत ने मुसलमानों को असम से निकालने के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाई है, जिसके तहत वहां मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। हजारों मुसलमानों को असम से बेदखल कर पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया है, जो बेहद अमानवीय है। यह सोचना गलत होगा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच इकलौता विवाद का विषय है। कश्मीर का विवाद जितना ही महत्वपूर्ण असम भी है। जब तक असम हमें नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पाकिस्तानी घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग इस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। वहीं खुलेआम पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद सादुल्ला इस देश का संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनकर आजीवन अमर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन्ना को तश्तरी में रखकर असम देने की बात कहने वाला मोइनुल हक चौधरी इस देश का केंद्रीय मंत्री बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देश असम को भारत से जोड़ने वाले गोपीनाथ बोरदोलोई को भुला देता है। वो तो भला हो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार का, जिसने गोपीनाथ बोरदोलोई को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया। नहीं तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने तो हमेशा से ही भारत के असली सपूतों के नाम मिटाने की कोशिश ही की है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर असम में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या पर आपको रिसर्च ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका गहन अध्ययन भी करना चाहिए और इस पर खुलकर चर्चा भी करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको सांप्रदायिक या कम्युनल कहें, लेकिन असम की इस समस्या पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल असम की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।